नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके टेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास हमारी फिजिक्स पर आधारित है, जो कि आयोग के आगामी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस साइंस सीरीज की एक क्लास पहले हो चुकी है। जिन्होंने वह क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह क्लास हमारी दूसरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सोनार मेक्स यूज ऑफ, सोनार उपयोग करते हैं अपश्रव्य ध्वनि में, प्राश्रव्य ध्वनि में, सामान्य ध्वनि में, प्रकाश में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक साउंड में, प्राश्रव्य ध्वनि में। तो आइए प्राश्रव्य ध्वनि के बारे में अधिक जानते हैं। सोनार का उपयोग प्राश्रव्य ध्वनि या प्रतिध्वनि के लिए यूज करते हैं। सोनार वह तकनीक है जो मार्ग निर्देशन के लिए प्रसार तथा सामान्य तौर पर पानी के नीचे पनडुब्बी मार्ग निर्देशन का उपयोग करते हैं। पानी की सतह पर या नीचे वस्तुओं के साथ संचार करती है। यह वस्तुओं का पता लगाती है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन की घटना के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। सोनार का पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म जो है हमारी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक उपकरण जिसका उपयोग डूबी हुई वस्तुओं को चिन्हित करने में होता है। रडार, सोनार, क्वासर, पल्सर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोनार। जैसे कि हम जानते ही हैं, सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं को चिन्हित करने में होता है। सोनार का संक्षिप्त रूप ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। सोनार का उपयोग समुद्री अनुसंधान, नेविगेशन में पानी के नीचे खतरों का पता लगाने, जहाज के मलबे तथा समुद्र तल पर वस्तुओं की खोज और मानचित्रण करने में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल वेव। निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। रेडियो तरंग, एक्स किरण, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा साउंड वेव। साउंड वेव जो है हमारी एक यांत्रिक तरंग है। आइए इनके बारे में जानते हैं। साउंड तरंग जो है दो तरंग जिन्हें अपने स्रोत से दूर ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। यांत्रिक तरंगें 3 प्रकार की होती है। पहली अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगे, तीसरी सतही तरंगे। उदाहरण के लिए जैसे जल तरंगे, ध्वनि तरंगे, भूकंप तरंगे आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हवाओं की ऊर्जा होती है, जो हमारी हवाएं चलती है उनकी ऊर्जाएं होती है। केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, स्थितिज और गतिज दोनों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केवल गतिज। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु कैपिटल वी वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा होगी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसका जो है सूत्र भी होता है। दोस्तों, इसे कई बार आयोग ने परीक्षा में पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत मोटर। आइए इसके बारे में जानते हैं। विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर को चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आर्मेचर में विद्युत धारा भेजी जाती है। आर्मेचर पर एक बल कार्य करने लगता है, जिससे कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। आइए डायनेमो के बारे में जानेंगे। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या अथवा रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत शक्ति की अधिक वोल्ट से कम अथवा कम वोल्ट से अधिक में बदलने का कार्य करता है, जिससे विद्युत ऊर्जा के उपयोग में सहजता एवं दक्षता आती है। इंडक्टर एक विद्युत अवयव जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा भंडारण करता है। भंडारण की क्षमता को इसका प्रेरकत्व यानी इंडक्टर कहते हैं। इसके मापन की इकाई हेनरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इलेक्ट्रॉन्स में बी एमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस इफ लाइट फॉलिंग ऑन इट हैज। एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो सकते हैं यदि उस पर पड़ने वाले प्रकाश के पास न्यून तरंगदैर्ध्य, अधिक तरंगदैर्ध्य, कमतर वेग या कुछ ऋण आवेश है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉल वेवलेंथ। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति यदि अधिक हो तो उस पर न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रेज विदाउट चार्ज आर आवेश रहित किरणें हैं। कैथोड किरणें, अल्फा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एक्स किरणें। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक्स किरणें आवेशित रहती है। इसकी खोज विल्हेम रॉन्टजन ने 1895 में की थी। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जाता है। ध्वनि तरंगे को, रेडियो तरंगे को, पराबैंगनी किरणें को, एक्स किरणें को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ध्वनि तरंगे को। आइए इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंगे है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं किया जा सकता। ध्वनि तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। रेडियो तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है। पराबैंगनी किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंगदैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी होती है तथा कोमल एक्स किरण से अधिक होती है। एक्स किरणें भी एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंगदैर्ध्य 10 से 0.1 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा में निदान यानी डायग्नोस्टिक्स के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाती है। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है प्रकाश का वेग, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियोधर्मी आवृत्ति यानी रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, कर्णातीत तरंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रेडियो तरंगे। रडार से जो है हमारी रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती है और कैच करता है उसे। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है रेडियो संसूचक एवं सर्वेक्षण। इसका सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता है। रडार सेट ऊंची आवृत्ति एवं छोटी तरंगदैर्ध्य को रेडियो तरंगे संकेतित प्रकाशपुंज के रूप में छोड़ी जाती है। यह रेडियो तरंगे किसी वायुयान से टकराकर प्रत्यावित होकर रडार सेट में वापस पहुंचती है। इस तरह रडार सेट से किसी वायुयान की स्थिति, दिशा तथा दूरी ज्ञात की जा सकती है। रडार का संबंध एरियल से होता है। समुद्र में जहाजों का चलना इसी के कारण संभव हो पाया है। इसकी खोज का श्रेय रॉबर्ट वाटसन वाट को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, नाइक्रोम का, सीसा का, एल्यूमिनियम का। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आयोग ने पूछा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। टंगस्टन ये क्यों महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जो कि आपने कई बार नोटिस किया होगा घरों में जो है जो येलो कलर के बल्ब जलते हैं उसमें जो है लगा रहता है टंगस्टन, हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इसको वॉल्फ्राम भी कहते हैं। इसका सूत्र वाट होता है यानी कि W। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च गलनांक होने के कारण इसका प्रयोग फिलामेंट बनाने में होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उबलना, जलना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है। मैग्नेटिक वेव, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ध्वनि तरंगे जो है हमारी यांत्रिक तरंग है। एक बार फिर से जान लेंगे। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग वे तरंग है जो किसी भी माध्यम में ठोस एवं गैस संचरित होती है। यहाँ पे द्रव होगा, द्रव एवं तो गैस में संचरित होती है। जबकि रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे एवं प्रकाश तरंगे अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ध्वनि का वेग महत्तम होता है, यानी कि हाईएस्ट, निर्वात में, धातु में, द्रव में, वायु में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा धातु में जो है हमारा हाईएस्ट होता है। आइए जानते हैं कैसे, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल निम्नवत है। माध्यम और ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस से हम इसको जो है काउंट करेंगे। CO2 में हमारी 260, वायु में हमारे 332, भाप में हमारा 405, अल्कोहल में हमारा 1213, हाइड्रोजन में हमारा 1269 और अल्कोहल में हमारा 1213, हाइड्रोजन में हमारा 1269, पारा में 1450, जल में 1423, समुद्री जल में 1533, लोहा में 5123 और एल्यूमिनियम में 6420, जो कि सबसे अधिक है। आप कभी चाहो तो टेस्ट करके देख सकते हो। एल्यूमिनियम में अगर कुछ भी आप साउंड यानी कि या मार के ही देख लेना कभी, उसमें तो आवाज़ उसकी जो है गूंजती है काफ़ी देर तक और अत्यधिक आती है। इसका जो है प्रत्यक्ष उदाहरण आप जो है स्कूलों में घंटियों के रूप में देख सकते हो। घंटी होगी, मंदिरों की घंटियाँ होगी, इसमें जो है अधिकतर एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर, नाभिक विखंडन के सिद्धांत पर, अल्फा विकिरण के सिद्धांत पर, गामा विकिरण के सिद्धांत पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नाभिक विखंडन के सिद्धांत पर। आइए इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे किया था। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज नाभिक विखंडन सिद्धांत के आधार पर किया। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तदुपरांत यूरेनियम जो कि 235 यानी U-235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। इसके तहत न्यूट्रॉन के प्रहार से यूरेनियम परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया जाता है। परमाणु विखंडन से एक्स रे, गामा रे, ऊष्मा आदि रूपों में अपरिमित ऊर्जा निःसृत होती है। इन रूपों में उत्सर्जित ऊर्जा दूसरे परमाणु को विखंडन करती है, जिसके फलस्वरूप पुनः ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा किसी अन्य परमाणु का विखंडन करती है। यह प्रक्रिया समस्त परमाणुओं के विखंडन तक चलती रहती है। सर्वप्रथम इस बम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा 6 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहरों पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड डिपेंड्स ऑन। एक छड़ की तापीय चालकता डैश पर निर्भर करती है, लंबाई पर, द्रव्यमान पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, छड़ की सामग्री पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मटेरियल ऑफ द रॉड के आधार पर जो है हमारी छड़ की तापीय चालकता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बारंबार आयोग ने पूछे हैं, विभिन्न परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। अधिकतर बच्चे जो है इन दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, -4 डिग्री सेल्सियस पर और 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है हमारे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जल का घनत्व बहुत अधिकतम होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर जल का एक निश्चित मात्रा का आयतन सिकुड़ जाता है और आणविक गति की गति धीमी हो जाती है, जिससे घनत्व तेजी से बढ़ता है। जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, घनत्व कम हो जाता है, बर्फ का जो घनत्व है कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाइल कुकिंग द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड। इट मीन्स दैट खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो, तो इसका मतलब है कि द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, भोजन पूर्णतः नहीं पक रहा है। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है। द फ्यूल इज वेट, ईंधन गीला है। द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, ईंधन पूर्णतः जल रहा है। कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि जो गैस चूल्हे होते हैं उसमें जो है हमारे नीचे की जो तलहटी होती है बर्तनों की, वो काली पड़ जाती है, या कभी कभार गैस जो है वो रेड जलने लगता है।
तो इसका जो है हमारा साइन होता है कि हमारा जो द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, यानी कि ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। खाना बनाते समय अगर बर्तन का तल बाहर की तरफ से काला हो रहा है तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। कभी कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है। जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तो एक काली की लौ दिखाई देती है जिससे कार्बन का तल काला हो जाता है। अपूर्ण दहन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी कार्बन और हाइड्रोजन को पानी या कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित नहीं करती है। इस तरह की जलन संभवतः तब होती है जब कार्बन में मोनोऑक्साइड से अलग किए गए विभिन्न मिश्रणों को ईंधन की अनुमति देने के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन एट, दुग्ध का आंशिक निर्जलीकरण होता है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जो अमूल हो या आंचल हो, इनके पैकेट पे लिखा होता है पॉस्चराइज्ड मिल्क। पॉस्चराइज्ड मिल्क का मतलब होता है निर्जलीकरण होता है, जिसे हम जब सामान्यतः घरों में जो हम घरेलू दूध निकाल के आता है या कोई दूध वाला देके जाता है तो उसके बाद उसे उबाला जाता है, उसका निर्जलीकरण करा जाता है ताकि जो बैक्टीरिया हो वो जो है दूध में मर जाए या उससे जो है नुकसान ना हो। क्योंकि जो बीमारी पशुओं में कई तरह की बीमारियां होती है, अगर उस दूध को वैसा ही पी लिया जाए तो जो पशु में बीमारी होती है वो जो है ह्यूमन को भी हमको भी जो है ट्रांसफर हो सकती है। तो उसके लिए दूध को उबाला जाता है पीने से पहले। तो इसमें कहा गया है कि दूध का आंशिक निर्जलीकरण होता है किस सेल्सियस पर जो है हम उसे गर्म करते हैं। 54 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 32 मिनट्स, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, यानी आधे घंटे के लिए हम जो है उसे 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, यानी उबालते हैं। पाश्चुरीकरण पाश्चुरीकरण से तात्पर्य है दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े दूध को प्राय सभी जीवाणुओं से मुक्त करना होता है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है, जो कि हमारा 63.8 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि कुकर में गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, वाष्प उबलते पानी से गर्म होती है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पानी कम ताप पर उबलने लगता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देख आपने नोटिस करा होगा कि जो है कुकर में यदि सीटी ना आए, जैसे हम सीटी कहते हैं, तो खाना जो है जल्दी नहीं पकता है, इसलिए सीटी आना जरूरी है। और सीटी के आने का मतलब क्या है कि उसमें जो है प्रेशर बनना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है हाईएस्ट होना चाहिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु दाब पानी के उबलते बिंदु को प्रभावित करता है। वायु दाब के परिवर्तित होने पर उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायु दाब होने के कारण उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ती है, जबकि निम्न वायु दाब की दशा में उबाल बिंदु अथवा ऊष्मा की मात्रा घटती है। चलिए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी 336, ऑप्शन सी 720, ऑप्शन डी 620। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 720। आइए जानते हैं कैसे। 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में गुप्त ऊष्मा जो है हमारी हो जाती है बराबर, हम जानते हैं कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा इज इक्वल टू 80 कैलोरी ग्राम पर ग्राम तथा भाप की गुप्त ऊष्मा इज इक्वल टू 536 कैलोरी पर ग्राम। अतः कुल ऊष्मा हमारी हो जाती है 80 प्लस 100 प्लस 536 इज इक्वल टू 716 कैलोरी, जो कि लगभग हमारे 720 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक की पहली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, और आगे आने वाली समस्त वीडियो में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।